हे गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ सीएमआर 2017 का चैप्टर नंबर 5 के टॉप 10 क्वेश्चंस। एंड अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से माइनिंग ज्ञान का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से करिए और इन सारी चीज़ों का आप वहाँ से फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? हु विल इंश्योर द प्रिपरेशन ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान स्पेसिफिक टू ईच माइन फॉर केस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड नेचुरल डिजास्टर। इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान बना है कि नहीं बना है, उसकी प्रिपरेशन का मतलब उसको बनवाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी, और वो भी हर एक माइन के लिए पर्टिकुलरली अपना खुद का इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान होना चाहिए। इन किस केस के लिए इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान होगा? किसी इंडस्ट्रियल या फिर नेचुरल डिजास्टर के लिए, मतलब किसी माइंस में अगर कहीं पे किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट होता है या कोई डिजास्टर होता है, कोई बड़ी आपदा आ जाती है, तो उस केस के लिए इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान होना चाहिए। तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है? सबसे पहली जिम्मेदारी तो आपको बतानी है इस क्वेश्चन में कि सबसे पहला किसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन बनाता कोई और है, बनाते तो सर्वे वाले ही हैं। रेस्पॉन्स इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान बनवाने की जिम्मेदारी किसी और की होती है, लेकिन पूरा वो बना है कि नहीं ये देखने की जिम्मेदारी इसकी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, एजेंट या फिर ऑनर। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा जो आपके सीएमआर में दिया है उसके अकॉर्डिंग कि इसका आंसर हो जाएगा ओनर। ठीक है, एक तो इसकी जिम्मेदारी होती है। ये बनवाएगा किससे? ओनर। किससे बनवाता है? सेफ्टी ऑफिसर से बनवाता है। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफिसर जो है ये सर्वे वालों के साथ लाइन अप करके उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर जो है तो इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान बनवाते हैं। ठीक है, और बाकी ओनर की जिम्मेदारी होती है ये देखने की कि बना है कि नहीं बना है। बनवाने की जिम्मेदारी ओनर की होती है, ये भी उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस सेफ्टी ऑफिसर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये दोनों की जिम्मेदारी होती है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो किसी को अगर डाउट हो कि हाँ सेफ्टी ऑफिसर भी होता है तो ऑनर भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि बोलता है हु शैल सेंड द स्टैट्यूटरी नोटिसेस फॉर एक्सीडेंट्स एंड डेंजरस अकरेंस टू रीजनल इंस्पेक्टर एंड चीफ इंस्पेक्टर। रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को एक्सीडेंट या फिर डेंजरस अकरेंस होने पर, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होने पर स्टैट्यूटरी नोटिसेस कौन भेजेगा? बेसिकली रेगुलेशन नंबर 8 के अकॉर्डिंग नोटिसेस कौन भेजेगा इन दोनों को? तो ऑप्शन नंबर ए, मैनेजर भेजेगा, कि एजेंट भेजेगा, कि ओनर भेजेगा या फिर सेफ्टी ऑफिसर भेजेगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनर की जिम्मेदारी होती है कि भाई ये नोटिसेस उन तक पहुंचे, इनकी भेजने की जिम्मेदारी उसकी होती है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि पूछता है इन अ बिलो ग्राउंड वर्किंग हाउ मेनी डेज अ वीक मैनेजर शैल विजिट एंड एग्जामिन द माइन। मतलब कि बिलो ग्राउंड वर्किंग में अगर किसी बिलो ग्राउंड माइंस का कोई मैनेजर है तो हफ्ते में कितने दिन उसके लिए कंपलसरी होता है कि वो माइंस में विजिट करे, एग्जामिनेशन करने के लिए माइंस में विजिट करे, है ना? तो कितने दिन हफ्ते में? 4 दिन या फिर 3 दिन या फिर 5 दिन या फिर 6 दिन? हफ्ते में कितने दिन विजिट करना चाहिए उसके लिए कंपलसरी है? तो हफ्ते में 4 दिन कम से कम वो विजिट करे बिलो ग्राउंड माइंस में, है ना? और अगर यही चीज आपसे ओपन कास्ट के लिए पूछ लिया जाता है तो ओपन कास्ट में आपको 6 डेज करना है। ठीक है, करेक्ट आंसर 6 डेज होगा। कहीं कहीं 7 डेज भी अगर बताया गया हो तो वो गलत है, क्योंकि देखिए हफ्ते में 7 के 7 दिन तो कोई जाएगा नहीं, है ना? एक दिन रेस्ट हो जाता है, तो इसलिए 6 डेज करेक्ट आंसर होगा। किसके लिए? ओपन कास्ट के केस में। अंडरग्राउंड के केस में 4 डेज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि पूछता है कि हाउ मेनी विजिट्स टू द माइन शैल बी मेड बाय द मैनेजर इन एवरी फोर्टनाइट ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट। मतलब कि नाइट शिफ्ट बेसिकली कितनी होनी चाहिए, है ना? अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो मैनेजर है ना, तो फोर्टनाइट मतलब होता है 14 डेज, मतलब कि 2 वीक्स का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं फोर्टनाइट, है ना? हो सकता है कहीं मैंने गलत भी बताया हो, तो वो मैं उस चीज़ को करेक्ट एकदम आज बता रहा हूँ कि ये जो है तो फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 डेज, है ना? मतलब 2 वीक्स का जो टाइम पीरियड होता है 15 डेज भी नहीं होता, 14 डेज होता है ना? तो 14 डेज अगर लिख देता है तो आप लोगों को ये चीज याद में रखना है। तो हर एक फोर्टनाइट में आखिर उसकी कितनी नाइट शिफ्ट होनी चाहिए वो माइंस में विजिट करे, है ना? तो 2,
1 या फिर 3 या फिर 4, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है तो आपका हो जाएगा कम से कम 1 दिन, ठीक है। कम से कम एक उसका नाइट शिफ्ट होना चाहिए जिसमें कि वो माइंस में विजिट करे, ठीक है। नाइट शिफ्ट के दौरान वो विजिट करे, तो उसके लिए ये चीज आप याद में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशन बाय मैनेजर ओनर एंड मैनेजर owner or agent shall intimate to the manager in writing the action taken to meet the requisition। मतलब पूछ रहा है कि मैनेजर एक रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशन भेजता है। रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशन मतलब कि उसको अगर मैनेजर को माइंस में किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो उससे रिलेटेड वो एक रिसिप्ट बनाएगा और वो रिसिप्ट किसको भेजेगा, ओनर और एजेंट को भेज देगा। अब ओनर और एजेंट का अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये जो रिसिप्ट उनको रिक्विजिशन की मिलती है तो उस रिसिप्ट के रिसीव होने के कितने दिन के भीतर इनकी जिम्मेदारी है, ओनर और एजेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोग राइटिंग में ये बताएं मैनेजर को, एक वापस से एक राइटिंग में चीज लिखित में दें मैनेजर को कि आखिर इन्होंने क्या एक्शन लिया और ये कितने दिनों के भीतर होगा, ठीक है। तो कितने दिनों के भीतर होगा, ऑप्शन नंबर ए 2 डेज, 7 डेज, 3 डेज या फिर 15 डेज, ठीक है। तो रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशन के कितने दिन के भीतर इनकी जिम्मेदारी होती है कि मैनेजर को राइटिंग में बताएं कि हाँ हमने क्या कदम उठाए हैं, इससे रिलेटेड क्या एक्शंस लिए हैं, ये सारी चीजें बताने की जरूरत पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 डेज, 3 दिन के भीतर इनको क्या करना रहता है, बताना रहता है राइटिंग में मैनेजर को कि हमने ये काम किया है, इससे रिलेटेड रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशन से रिलेटेड ये कदम हमने उठाए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कि बोलता है हुज ड्यूटी इज टू ऑर्गेनाइज द सेफ्टी वीक्स। सेफ्टी वीक्स ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, मैनेजर की होती है या फिर ऑनर की होती है या फिर सेफ्टी ऑफिसर की या फिर एजेंट की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, ये जिम्मेदारी होती है सेफ्टी ऑफिसर की कि सेफ्टी वीक्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराए, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना, है ना, ये सारी जिम्मेदारी उसी की होती है, सेफ्टी ऑफिसर की होती है। तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कि बोलता है वेंटिलेशन ऑफिसर शैल सी दैट एयर सैंपल्स आर प्रॉपर्ली कलेक्टेड एंड एनालाइज विद इन डैश ऑफ टेकिंग देयर ऑफ। मतलब कि वेंटिलेशन ऑफिसर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो एयर सैंपल्स लिए जा रहे हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से कलेक्ट किए जा रहे हों और इनका एनालिसिस इतने समय के भीतर हो जाना चाहिए, मतलब सैंपल लेने के इतने दिन के भीतर इनका एनालिसिस हो जाना चाहिए, मतलब लैब में टेस्ट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कितने घंटों के भीतर होना चाहिए या फिर सैंपल लेने के इतने दिनों के भीतर होना चाहिए, आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर ए है 24 आवर्स के भीतर या फिर 48 आवर्स के भीतर या 3 दिन के भीतर या फिर सैंपल लेने के 7 दिन के भीतर, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 48 आवर्स, ठीक। तो 48 आवर्स के भीतर क्या है, सैंपल लेने के 48 आवर्स के भीतर लैब में इनका एनालिसिस हो जाना चाहिए, लैब में इनका टेस्ट हो जाना चाहिए। देखने की जिम्मेदारी किसकी है, वेंटिलेशन ऑफिसर की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कि पूछता है हाउ ऑफन इज वेंटिलेशन ऑफिसर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन एफिशिएंसी ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। वेंटिलेशन ऑफिसर जो है तो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर की एफिशिएंसी कितने समय में चेक करेगा, है ना, कितने इंटरवल्स में चेक करेगा, महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार या फिर 3 महीने में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार चेक करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वंस इन 3 मंथ्स, ठीक है। 3 महीने में एक बार मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का जो है तो जो मेन फैन आपका सरफेस पे बैठा रहता है उसका एफिशिएंसी, उसकी क्षमता, उसकी मतलब क्षमता डिटरमाइन करके बताने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वेंटिलेशन ऑफिसर की होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 विद इन द व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्किंग प्लेस वेंटिलेशन ऑफिसर शैल मेक अरेंजमेंट फॉर वाटर स्प्रेइंग फॉर सेपरेशन ऑफ कोल्ड डस्ट। वर्किंग प्लेस से कितनी दूरी तक वेंटिलेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कोल्ड डस्ट के सेपरेशन के लिए वाटर स्प्रेइंग का अरेंजमेंट करे, है ना। वर्किंग प्लेस से कितनी दूरी तक करवाना चाहिए वाटर स्प्रेइंग ताकि कोल्ड डस्ट सप्रेस किया जा सके। तो वर्किंग प्लेस से कितनी दूरी तक, 90 मीटर या फिर 100 मीटर या फिर 120 मीटर या फिर 150 मीटर। इसका करेक्ट आंसर हम वीडियो पोस्ट करके दे सकते हैं। रेगुलेशन में भी साफ साफ लिखा है 90 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कि बोलता है Surveyor shall record full facts in a bound page book kept for the purpose when the workings reach dash meter from the mine boundary or disused or waterlogged वर्किंग्स, है ना। तो पूछ रहा है कि जो सर्वेयर है वो अपने बाउंड पेज बुक में सारे फैक्ट्स रिकॉर्ड करेगा। किससे रिलेटेड फैक्ट्स रिकॉर्ड किया करेगा? अगर उसकी जो वर्किंग है वो माइन बाउंड्री से इतने मीटर के भीतर आ जाए। आपको ये बताना है इसमें कि कितने मीटर के भीतर आने पर वो फुल फैक्ट्स जो है तो उस रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो रिकॉर्ड करेगा अपने बाउंड पेज बुक में। तो माइन बाउंड्री से या फिर डिसयूज्ड वर्किंग से या फिर वाटर लॉक्ड वर्किंग से वर्किंग प्लेस की दूरी बतानी है, कितनी मिनिमम होने पर आप इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी मतलब कि हर एक चीज का डाटा बाउंड पेज बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 60 मीटर, 75 मीटर या फिर 120 मीटर या फिर 90 मीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 120 मीटर्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वर्किंग प्लेस से 120 मीटर के भीतर है ना, अगर माइन बाउंड्री है या फिर डिसयूज्ड वर्किंग है या फिर वाटर लॉक्ड वर्किंग है, किससे वर्किंग प्लेस से 120 मीटर के भीतर अगर आ जाता है तो उस केस में सर्वेयर जो है इससे रिलेटेड जो भी डाटा होगा, जो भी फैक्ट्स होगा वो सारी चीजें रिकॉर्ड करके रख लेगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए मेरे पास इतना ही था। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आखिर आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट्स में आप ये भी बता सकते हैं कि मैं और किन चीजों पे वीडियोस बनाकर आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।